हाय फ्रेंड्स, आर यू प्लानिंग फॉर एनी सर्जरी इन नियर फ्यूचर? क्या आप अपनी या अपने किसी फैमिली मेम्बर की कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में? और क्या आपके मन में ऐसे एंक्शियस थॉट्स आ रहे हैं कि व्हाट इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, या कुछ रिस्क तो नहीं होगा इसमें, या कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो इसके परसेंटेज कितने हैं, सब ठीक तो हो जाएगा? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना। आपकी सर्जरी जब आप अपने सर्जन से प्लान करते हो तब आपकी एक मीटिंग होती है, एक डिस्कशन होता है डिटेल्ड। उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब आपको सर्जरी के लिए व्हील इन करके ले जाया जा रहा होता है तो फिर आपसे एक कंसेंट ली जाती है, जिसको कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। कंसेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये कंसेंट है। इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं और काफ़ी सारे जगह पे सिग्नेचर्स होते हैं, जिसमें आपका सर्जन भी सिग्नेचर करेगा, आप, आपके रिलेटिव्स, ये सारे लोग सिग्नेचर करेंगे। और ये जो कंसेंट है, दिस इज़ नेसेसरी, ये एक रिक्वायरमेंट है लॉ के द्वारा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार या बस से ट्रैवल करने में, अथवा ट्रेन से ट्रैवल करने में, या फिर एक फ़्लाइट पकड़कर कहीं जाने में एक्सीडेंट का रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लाइट या प्लेन के द्वारा होता है। दैट इज़ द सेफेस्ट। और हमें सबसे ज़्यादा डर भी उसी में लगता है। हमारे एक्सीडेंट होने की रिस्क, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क आपकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होने की है। लेकिन कार या बस में हम ट्रैवल जब करते हैं तो हम इस तरह का थॉट हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो उस टाइम हमें फ़्लाइट, प्लेन क्रैश हो गया तो ये सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं, जबकि ये बहुत ही रेयर है। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर। इनफैक्ट जो डेटा है वो ये कहता है कि योर चांस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट इज़ हायर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट रादर देन ट्रैवलिंग बाय अ फ्लाइट टू योर डेस्टिनेशन। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है कि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आके शुरुआत में ही सारा डेमोन्स्ट्रेट करती है कि अगर कुछ डिज़ास्टर या कैमिटी होती है या कुछ दुर्घटना होने पे जो सीट बेल्ट्स ऑन हो जाएंगे, आपके नीचे एक लाइफ जैकेट होगी, वो सारा डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है उसको। तो यह सुन के क्या आप अपना प्लान चेंज कर देते हैं? क्या आप प्लेन से बाहर उतर जाते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, या मैं नहीं इस प्लेन में ट्रैवल करूँगी क्योंकि ये तो एक्सीडेंट की बातें कर रहे हैं? नहीं, बल्कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कोई भी डेवलप्ड सिस्टम या कोई भी प्रोटोकॉलाइज्ड सिस्टम जो होता है वो हमेशा व्हाट कैन गो रॉन्ग सिनेरियो को एड्रेस ज़रूर करता है। और यही तरीका है कि थिंग्स माइट गो रॉन्ग। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की बात हम नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ की रिस्क 10% है या 15% है तो यह, अगर मैं बात करूं कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी इंजरी का जो परसेंटेज है वो 0.5% है या 0.1% है, यानी कि 1000 में से 1 से 5 के अंदर किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो डेटा है ये मेरे लिए है, अगर मैं इतना को ऑपरेट करूँगा तो ये है। लेकिन अगर हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये ऑल और नन है। अगर आप उस 0.1% में आते हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम 100% मानी जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स का काम थोड़ा सा अलग है और ये मिसलीडिंग हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, आर देयर मीन्स एंड इज़ देयर एनी प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म इन प्लेस टू टेक केयर ऑफ दैट? क्या दुर्घटना अगर होती है या कुछ रिस्क होता है या मिसहैप होता है तो उससे डील करने के लिए क्या वहाँ पे एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज हैं? अगर हाँ, तो यही चीज़ हमें एक्सेप्टेबल होती है। प्लेन में ट्रैवल करना आवश्यक भी है क्योंकि हमारे काम होने हैं, हम और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमारा जाना ज़रूरी है। तो जब हमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस की बातें या जो एक्सीडेंट के सिनेरियोज जो हमें पहले ही बता दिए जाते हैं वो हमें एम्पावर किया जाता है। और बाकी आप ये भी जानते होंगे कि एक फ़्लाइट के पीछे कितना ज़्यादा प्रोटोकॉलाइज्ड सिस्टमेटिक एक मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है। जब मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसे एक सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, वहाँ से लेके मल्टीपल डिवाइसेस जो प्लेन में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो यही चीज़ अगर हम हेल्थ केयर में लागू करते हैं तो इसको हम कैसे समझें? इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? सबसे पहले तो आप एक
एक विश्वसनीय जो कार मेकर है उस कंपनी की कार लेना चाहेंगे जो स्टडी कार बनाता है, जो क्रैश टेस्ट में 5 स्टार्स रेटिंग जिसमें होती है। नंबर 2, आप उस कार के सेफ्टी फीचर्स को देखेंगे, क्या उसमें एयर बैग्स लगे हुए हैं, सीट बेल्ट वगैरह का प्रोविज़न है, क्या उसमें जो डिपर्स वगैरह और इस तरह की जो लाइट्स का प्रोविज़न किया गया है जो सामने वाले को प्रॉब्लम में या डिस्ट्रैक्ट ना कर दें। तो आप ये देखते हैं। दूसरा, ड्राइव कौन कर रहा है, ट्रेनिंग कैसी है उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ये बात। तीसरी चीज़, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज़, अगर एक्सीडेंट हो जाता है कार का तो जो उसके लिए जो इमीडिएट और प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डीलर और सर्विस सेंटर है कि नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कार का बिल्ड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर के सेफ्टी फीचर्स, उसको चलाने वाला ड्राइवर स्किलफुल और वो जो रूल्स को फॉलो करने वाला हो। और अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर सामने वाला रेकलेसली गाड़ी ड्राइव करके आप में टक्कर मार ही दे, तो उस केस में जो रिस्पॉन्स मिलना है डीलर का या जो सर्विस सेंटर के जो लोग हैं उनका, वो रिस्पॉन्स कितना प्रॉम्प्ट होता है और कितना रिलायबल होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम हेल्थ केयर या हॉस्पिटल के सिनेरियो में लाके देखते हैं तो आपको जो चीज़ों पे ध्यान देना होता है वो होता है एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और पाथवेज इन प्लेस हों। जो केयर पाथवे या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हॉस्पिटल के क्लिनिकल, वो ये समझ लीजिए कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक पेशेंट की केयर में उसके एडमिट होने से लेके सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव और डिस्चार्ज तक वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर है वो मेंटेन रहती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल। इसमें लोगों का डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि डिसीजंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, सारे रूल्स बन चुके हैं, वो इम्प्लीमेंट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई छोड़कर नया कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ से कोई आता है तो उसे बस वो केवल अपने जो पाथवे है वो फॉलो करनी है क्योंकि रूल्स इन प्लेस हैं। इससे गलती होने की गुंजाइश भी कम हो जाती है क्योंकि सबको मालूम है कि क्या करना है। एडमिशन से लेके क्या दवाई मिलेगी, किस तरह से कंसेंट होगी, किस तरह से आप रिकवरी में जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपकी सर्जरी होगी, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप बाहर आएंगे और उसके बाद आपका डिस्चार्ज होगा। ये सब चीज़ें पहले ही डिफाइंड हैं। तो ये आपस में जो जो आपकी टीम है, मेडिकल टीम, उसके बीच में भी कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर रहता है। इसके अलावा एक मैकेनिज़्म और होता है हॉस्पिटल्स में, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑडिटिंग। सर्जिकल ऑडिट की मैं बात करता हूँ। सर्जिकल ऑडिट कुछ नहीं, एक तरह से एक एक्सरसाइज है, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग देन टू फाइंड द फैक्ट्स कि क्या गलत हुआ, किस लेवल पे गलत हुआ और उस चीज़ को रेक्टिफाई करना। ठीक वैसे ही जैसे एक प्लेन क्रैश के बाद एक पूरी कमेटी रहती है, एक एक बोर्ड बैठता है जो सारी चीज़ें निकालता है और फिर उसके बाद वह उसको इम्प्लीमेंट करता है कि आगे से ये चीज़ ऐसे की जाएगी। इससे हम अपने जो एरर्स और जो रिस्क्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या वो इन प्लेस हैं हॉस्पिटल में सारे, रिस्पॉन्स कैसा है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को, कोई पूरे हॉस्पिटल में किसी को अगर हार्ट अटैक आता है या वो गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो पास में बैठा हुआ जो जो भी नियरेस्ट उसके आसपास जो स्टाफ होगा वो एक कोड ब्लू एक्टिवेट कर देगा जो पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस हो जाएगा। अब एक कोड ब्लू की एक रिस्पॉन्डर्स की एक टीम होती है जो पहले से डिफाइंड है, उन्हें विद इन अ मिनट उस स्पॉट पे पहुंचना होता है। ये मैकेनिज्म होने से हम कितनी ही जानें बचा पाए हैं और बचाते रहेंगे। तो इस तरह के जो सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कार आपने स्टडी चुनी, हॉस्पिटल आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हॉस्पिटल विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स इन प्लेस वाला हॉस्पिटल चुना, कार में आपने सेफ्टी फीचर्स चुने, हॉस्पिटल में सेफ्टी मैकेनिज्म्स अपने इन प्लेस हैं, रिसोर्सेज हैं, ब्लड बैंक है, एक्सपर्टाइज है, ड्राइवर आपने स्किलफुल चुना, डॉक्टर को आपको स्किलफुल चुनना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस हो, जो वो काम रेगुलरली कर रहा हो, उसकी टीम वो काम रेगुलरली कर रही हो, उसके क्रेडेंशियल्स भी आप देख सकते हैं। आपका जो सर्जन है वो इजी टू एक्सेस हो, उससे आप बात कर पाएँ, फॉलोअप के दौरान आप उससे टच में रह पाएँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप उस सर्जन के साथ अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं द ABC ऑफ सर्जरी। योर सर्जन शुड बी अवेलेबल, हिज बिहेवियर शुड बी गुड एंड ही शुड बी कॉम्पिटेंट। ये ABC इन प्लेस है कि नहीं है। सर्जन ढूंढने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो
वर्ड ऑफ माउथ, यानी आपके कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव अगर रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ यूजुअली द मोस्ट ऑप्टेड वे, रिकमेंडेशन फ्रॉम द नोन पर्सन। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्जरी से पहले आपके सर्जन पे फेथ होना। आपको जितने मिडिल मेंस हैं सर्जन और पेशेंट के बीच में, उनको जितना मिनिमाइज़ कर सकें उतना अच्छा, और एक डायरेक्ट एक प्लान बने। अगर आपका फेथ डेवलप होता है, आप मल्टीपल ओपिनियंस ले सकते हैं जहाँ आपका फेथ बने, क्योंकि फेथ सबसे इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद अब हम आते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, या जो कंसेंट फॉर्म है उस पर क्या लिखा होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ कि कंसेंट फॉर्म जो होता है, हम एक लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जैसे ये है कंसेंट फॉर लैप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी, इसमें आपका नाम आएगा, एज एंड सेक्स, जो आपका सर्जन है उसका नाम आएगा, आपकी डायग्नोसिस आएगी और प्लान्ड सर्जरी क्या है, और फिर इसमें आप अपना सारा जो भी बातें हैं वो जो उसमें जो लिख के दी जाती हैं, जिसमें आपको समझाया जाता है बेसिकली, ठीक वैसे ही जैसे एयर होस्टेस प्लेन के टेक ऑफ से पहले आपको एक्सप्लेन करती है, ये कुछ वैसा ही है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड आउटकम एंड लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इज गुड, फेयर, पुअर। क्या ये सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी है या ये इलेक्टिव सर्जरी है। अगले नंबर पे जो फैक्टर्स आते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, क्या आपको मल्टीपल डिसीजेज हैं, क्या आपको डायबिटीज़ है तो वो कहीं अनकंट्रोल तो नहीं है, आपका कार्डियक स्टेटस कैसा है। इन सबको पहले ही एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप द्वारा, कार्डियोलॉजी चेकअप, एंडोक्राइनोलॉजी चेकअप अगर ज़रूरी हुआ तो करके स्ट्रेटिफाई कर लेते हैं, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, और आपको एक ग्रेड दे दी जाती है, जो ASA ग्रेड 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इसमें कैटेगराइज हो जाती है। ये एनेस्थेटिस्ट इस ग्रेड को देके ये सुनिश्चित करते हैं कि एंटिसिपेट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, और अगर आ सकती है तो क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं, क्या हम क्विकली एक्शन ले पाएंगे, उसको सुनिश्चित करता है। साथ ही अगर हमको ग्रेडिंग मालूम हो तो ये सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इस कंसेंट में जो रिस्क्स ऑफ द प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी रहती है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। जैसे ब्लीडिंग कैन अकर, किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग कैन अकर विच मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फर्दर सर्जरी और मे बी कन्वर्जन इनटू ओपन, एक की होल सर्जरी को ओपन में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा अमूमन नहीं होता है, लेकिन बहुत ही माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में दिस थिंग, स्पेशली जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं उस केस में यह चीज़ हो सकती है। तो सवाल कॉम्प्लिकेशन का नहीं है, सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास पूरा सेटअप है, इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड बैंक और एक्सपर्टाइज। जो ब्लीडिंग, मैं आई एम नॉट अ वास्कुलर सर्जन, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है मान लीजिए और ऐसी जगह से ब्लीडिंग होती है जो विच इज़ बियॉन्ड माई एक्सपर्टाइज, तो आई कैन ऑलवेज कॉल माई वास्कुलर सर्जन। तो यहाँ पर अगर मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया कैन अकर विच रिक्वायर एंटीबायोटिक्स एंड फर्दर ट्रीटमेंट। इस चीज़ को हम पहले से ही जानते हैं, तो इसके लिए हम आपको जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स मैंने अपने पिछले वीडियो में सर्जिकल टाइम आउट में बताया था, तो हम इसकी सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। डैमेज टू सराउंडिंग ऑर्गन्स, जब सूजन ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो डैमेज हो सकता है, जिसको कि हम उसी टाइम पे रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस चीज़ के लिए सर्जन्स की ट्रेनिंग होती है और इसी में एक्सपीरियंस काम आता है। एक एक्सपीरियंस सर्जन चीज़ों को, जिसे कहते हैं कि एक उसको इंट्यूटिव पावर आ जाती है उसके पास और वो समझ जाता है। और जो जूनियर सर्जन्स होते हैं उनकी भी मेंटोरिंग होती है। जिस तरह प्लेन में जो पायलट होता है और उसके बगल में को पायलट होता है, अकेला को पायलट प्लेन नहीं उड़ाता, साथ में एक पायलट भी होता है। इसी तरह से सर्जिकल ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट इसी लाइंस पे, जिसे मेंटोरिंग कहते हैं। और जब उसको क्रेडेंशियलिंग हो जाती है, अप्रूवल हो जाता है, देन दैट पर्सन कैन डू सर्जरीज इंडिपेंडेंटली। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपका काम भी, आपके रिजल्ट्स अच्छे होते जाएंगे। साथ ही जो सेटअप है, ये सब जो बातें मैंने की वो तो अपनी ज़रूरी है अपनी जगह पे। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें छोटे छोटे, जैसे बाइल ट्यूब्स का डैमेज हो जाना। अब ये लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में जो बाइल डक्ट इंजरी है, इट्स अ वेरी, जिसे कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट, और इसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स होना और दोबारा सर्जरी करना या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये कितनों में होता है? 1000 में से किसी एक में। और उसको भी हम लोग काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकते हैं प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन से, और इंट्रा ऑपरेटिव हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट सेजेस जो है, जो सोसाइटी ऑफ अमेरिकन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन, जिसका कि मैं एक मेंबर हूँ,
उसमें अवर एम इज़ टू परफॉर्म अ ज़ीरो एरर लैप्रोस्कोपिक कोलिसेक्टमी, जिसमें कोई भी इंजरी ना हो। उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उस पर हम तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक रैरिटी है, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो पहली बार अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो क्या उससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास संसाधन और रिसोर्सेज हैं? अगर हैं तो यह एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है। एनएससी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसके लिए हम एक स्कोरिंग करते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो क्लॉट्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल इन प्लेस होता है कि इस ग्रुप के पेशेंट्स में अगर है, कितनी लंबी सर्जरी है, किस टाइप की सर्जरी है, तो उसके पहले वो कुछ दवाइयाँ ऐसी देना है, या सर्जरी के बाद में कुछ ऐसी दवाइयाँ देना है जो ब्लड थिनर्स हैं और जो इस चीज़ को कम कर सकती हैं। तो बाय establishing protocols or making care pathways and ensuring the skill of the team, हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस को हम ऑलमोस्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं कि ज़ीरो कॉम्प्लिकेशंस हों। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर कोई एयर डिज़ास्टर हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हमारे पास तरीके हैं तो आपकी जो सर्जरी है वो एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपके लिए बनेगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सर्जरी के लिए जब आप प्लान करें तो आप अपने सर्जन से सारी चीज़ें डिस्कस करें, सारे पॉइंट्स डिस्कस करें, और एक बार जब आपको फेथ हो जाता है तो फिर आप इस स्ट्रेस को अपने मन में निकाल दें, क्योंकि विश्वास मानिए कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क का डर आपसे ज़्यादा कहीं आपके सर्जन को होता है। किसी भी पेशेंट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसमें पेशेंट, उसकी फैमिली तो इन्वॉल्व होते ही हैं, साथ में सर्जन और उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेंड। हमारी जो पूरी जो लाइफ है, जो जो हमने पढ़ाई की है, उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस देख के जितना कष्ट या पीड़ा होती है वो आपको समझनी चाहिए। बेसिकली एक सर्जन और एक पेशेंट के बीच में जो रिश्ता है वो यही है कि बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ टू मी, then it becomes my responsibility to take care of you. If God forbid any complication happens, then we have expertise, talent, team, infrastructure, and passion to take your care. Thank you very much.